साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपको होली की मंगल कामना के साथ। रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके जीवन में रंगीनी रहे, उल्लास रहे, उमंग रहे, ये हमारी कामना है। पर इस कामना के बीच आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा अजीब है। एक तरफ हम यहां पर रंगों का पर्व यानी होली की आपको बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया के एक बड़े हिस्से में खून की होली खेली जा रही है। अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर ईरान पर बहुप्रतीक्षित हमला कर ही दिए। 3 दिन होने को है, जबरदस्त खूनी मंजर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। 3 देशों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो तकरीबन 14 देशों तक फैल गया है। बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई अर्थात दुबई, अबू धाबी, इन तमाम जगहों पर दहशत भरी आवाजें आ रही हैं। बम गिराए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। टीवी चैनल्स चीख चीख कर इन हमलों के संदर्भ में अपनी सुविधा अनुसार जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपनी उपलब्धियों को बताने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ रहे हैं। हमले की शुरुआत 28 फरवरी को हुई और 24 घंटे के अंदर इजरायल और अमेरिका का संयुक्त दावा हुआ कि हमने पहले ही झटके में ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता जो सियासी ताकत भी थे, खामनेई, इस हमले में मारे गए। प्रारंभिक तौर पर ईरान ने इन दावों से इंकार किया था, बाद में ईरान ने भी मान लिया कि हां ऐसा हो गया और खामनेई नहीं मारे, उनके परिवार के अन्य तमाम सदस्य भी मारे गए। इसके साथ साथ ईरान की पहली पंक्ति की लीडरशिप के भी तमाम महत्वपूर्ण चेहरे इस हमले में जमींदोज हो गए। उम्मीद यह की जा रही थी कि इस हमले का नतीजा यह होगा कि अब ईरान सरेंडर करेगा और जैसे अन्य देशों के संदर्भ में ट्रंप कमोबेश वॉक करते हुए उस देश पर काबिज हो गए, वेनेजुएला में हमने देखा, ऐसा ईरान में हो जाएगा। पर ईरान में ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान लड़ रहा है और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा है। और ईरान ने अपने हमले की जद में केवल इजराइल को नहीं रखा है, उसने आसपास के तमाम इस्लामिक मुल्कों को भी अपने हमलों की जद में ले लिया है। वजह इसकी यह बताई जा रही है कि ये वो तमाम देश हैं जो मूलतः अमेरिकी परस्त हैं, जिन्होंने अपने यहां की भूमि को अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी हुई है। और वो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वो ईरान पर हमला करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या निभा सकते हैं। नतीजा यह है कि ये युद्ध 2 या 3 देशों के बीच न होते हुए कमोबेश मिनी विश्व युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। अंजाम क्या होगा, यह सवाल है। ट्रंप ने कहा था मेरे पास प्लान है अगली लीडरशिप के संदर्भ में, पर तात्कालिक मसला यह है कि ईरान में खामनेई की मौत के बाद एक 3 सदस्यीय समिति पूरी सत्ता का संचालन कर रही है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति हैं, वहां के मुख्य न्यायाधीश हैं और साथ साथ 88 सदस्य जो एक गवर्निंग काउंसिल है उसके एक सदस्य भी उसमें शामिल है। इनके द्वारा कुल मिलाकर खामनेई की मौत का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। ताजा खबर यह आई कि आज अमेरिका के 3 लड़ाकू विमान कुवैत में धराशायी हो गए। ईरान का दावा है कि उसने गिरा दिए। अमेरिका ने कहा कि नहीं, वो कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने गलती से हमारे विमानों को निशाना बना लिया, उसने इन एयरक्राफ्ट को दुश्मन का एयरक्राफ्ट समझा। पर जो कुछ भी हो, दोनों पक्षों के स्तर पर बड़े जान माल के नुकसान की खबरें आ रही है। इन सबके बीच में दुनिया का होने क्या जा रहा है, ये सवाल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो स्वयं यूक्रेन पर हमला करके बैठे हैं, इस हमले को लेकर बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं ये ठीक नहीं किया, ईरान पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है, ये स्वीकार नहीं किया जाता। चीन भी कमोबेश ऐसी बात कर रहा है जो ताइवान पर हमला करने के संदर्भ में तैयारी कर रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। महायुद्ध घनघोर, दुनिया किस ओर, क्या ये दुनिया वापस औपनिवेशिक शासन की ओर लौट रही है? उपनिवेश काल वो था जब दुनिया की ताकतवर शक्तियों ने दुनिया के विभिन्न भूभाग पर जाकर न केवल कब्जा किया बल्कि उनके संसाधनों का अपने हित में इस्तेमाल भी किया, दोहन भी किया। तमाम देश दुनिया के ऐसे हैं और ये अधिकांश जो ताकतें थी वो यूरोप की थी। तो क्या अब हम वापस उसी दौर में दाखिल हो रहे हैं, ये सवाल जहन में आता है। इस सवाल की रोशनी में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं।
हमारे साथ में पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। जब भी ऐसे मसले होते हैं अलूने जी हमारे साथ होते हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जे एस सोढ़ी साहब जो ऐसे मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर बेहद सम्माननीय है, वो हमारे साथ मौजूद है। और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ तथ्यपरक और कुछ खरा कहने के लिए हमने खासतौर पर आमंत्रित किया है प्रेम कुमार जी को। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजू सेठ जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब हम 21वीं सदी में उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां हर मसले का समाधान बम और गोलों से ही होगा। संवाद अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में हम खामखा में डोनेशन देकर अपना पैसा खराब करते हैं। इन संस्थाओं का अब कोई महत्व रह नहीं गया है। कुल मिलाकर जिसमें दम है उसके साथ बने रहने पर ही हम हैं। क्या वो दौर आ चुका है मंजू जी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया है, जियोपॉलिटिकल चर्न चल रहा है और जैसे कहा जाता है जिसकी लाठी उसी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। और ये न्यू पावर प्ले, न्यू रियलिटी आ गई है जिसके जो अपना मनवाना चाहते हैं वो हमने देखा ही है। पिछले 2-3 वॉर्स जो चल रही है, क्या हो रहा है उनमें, यूक्रेन एंड रूस के बीच में और इजराइल और हमास के बीच में, और अब ये नई जो मिडिल ईस्ट को पूरे को घेर लिया, पूरे सारे देश वहां के उसके घेरे में आ गए। तो अब ये नया दौर, ऑलरेडी प्रेडिक्शन तो बहुत सालों से है कि एक वॉर होगा, मिडिल ईस्ट में होगा, लेकिन अभी जो अनफोल्ड हो रहा है हम देख रहे हैं सब मिनट टू मिनट एक नया एक नया कोई इंसिडेंट हो रहा है। और ये एक बहुत ही एक डेंजरस भी एक मुकाम आता चला जा रहा है जहां पूरा वर्ल्ड इसमें शायद इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इफेक्ट तो सभी को हो गई, कोई भी देश से अछूता नहीं रहेगा। आप देखिए ऑयल के हुआ, ट्रेड का हुआ, हर एक चीज का हुआ, इस पे असर होगा। और बिल्कुल ये एक नई एक तरीका है। यूएन वगैरह तो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है, मल्टीलैटरल टॉक्स और पीस एंड हम हालांकि इंडिया बोल रहा है कि पीस और डायलॉग्स इसको रिजॉल्व करिए, लेकिन जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं क्या वो तैयार है इस चीज के लिए? वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि एक हमें ईच कंट्री ये दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम इनकी धमकियों में नहीं आएंगे। ईरान कह रहा है वी विल फिनिश यू ऑफ, वो कह रहा है वी विल फिनिश यू ऑफ। और देशों की जो दूसरी 2 लड़ाइयां हो रही उसे भी यही था, हम दूसरों को एक दूसरे को खत्म करने की धमकियां थी, और वही हो रहा है देख रहे हैं। चाहे वो लड़ाइयां 4 साल और 2 साल से चलती आ रही, अब इस वाली युद्ध में कह रहे हैं कि हम इसको लंबा नहीं चलने देंगे। लेकिन मकसद इनका अचीव जब होगा, रेजिम चेंज बोल रहे हैं और ये सब चीजें बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि, उम्मीद बहुत कम है कि ऐसा होगा। मैं एक बात जो समझना चाहता हूं मंजू सेठ जी आपसे, ये शक्ति संतुलन बिल्कुल ही गड़बड़ा गया। पहले विश्व में 2 महाशक्ति दिखाई देती थी, यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, दूसरी तरफ अमेरिका। कोई भी एक देश अपनी मनमानी नहीं कर पाता था क्योंकि दूसरी ताकत कहीं ना कहीं बीच में रुकावट पैदा करती थी। बीच में यह आवाज सुनाई देती थी कि यूएसएसआर जो खत्म हुआ और उसकी जगह पर रूस आया, उसके मुकाबले चीन अब महाशक्ति हो रहा है। पर पिछले जितने भी इंसिडेंट देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर, चीन खामोश बना रहता है। इस खामोशी को आप क्या देखते हैं? यह कमजोरी के तौर पर है या रणनीति के तौर पर है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन उलझना नहीं चाहता, केवल अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। उसे पंच बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है जो अमेरिका या रूस को रहती थी या यूएस थी, या हम खामखा में उसे इतना दम देने लगे थे। है क्या मसला? नहीं, बिल्कुल नहीं। दम तो बहुत है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते कितना दम है हमें। मुझे ऐसे लगता है वो बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इक्विपमेंट, जैसे यूएस हम देख रहे थे कि यूक्रेन में इक्विपमेंट और एम्युनिशन सब दे रहे थे, तो चीन भी उन्हीं का सॉर्ट ऑफ प्ले बुक से सीख रहा है कि कैसे हम इन्वॉल्व होते हुए भी बाहर रह सके और अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, अपने इंटरेस्ट को। और पावरफुल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमें नहीं इसमें इन्वॉल्व होना, और पीछे से रहेंगे, चाहे पीछे से इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल हैं। और एक बात और समझना चाहता हूं मंजू जी, ये टाइमिंग को लेकर बड़ी उलझन है। अभी ऐसा क्या हो रहा था जिसके चलते ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान पर इस कदर हमला करने की जरूरत पड़ी?
खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में एपस्टीन फाइल के चलते काफी उथल पुथल है। वहां के तमाम प्रभावशाली लोगों के संदर्भ में नए नए किस्से आ रहे थे। वो ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू ने तो गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल क्लिंटन भी माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। हिलेरी क्लिंटन भी सफाई दे रही थी। वो बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी हैं, वो भी बोल रहा था आई एम सॉरी। तो कुल मिला के अमेरिका की स्थानीय राजनीति में जो एपस्टीन फाइल्स ने पूरी खबरों पे कब्जा किया हुआ था, एकदम साफ हो गया सब कुछ। अब जो कुछ भी है वो केवल ईरान पर हमले के परिणाम ये चर्चा में है। नेतन्याहू को फिर चुनाव में जाना है। ईरान पर हमला उनके लिए बड़ा मुफीद है सत्ता में बने रहने के लिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो आपकी निगाह रहती है, क्या आप मान रही कि स्थानीय हितों की सुरक्षा के लिए विश्व की शांति को खतरे में डालने में इन दो बड़े नेताओं ने परहेज नहीं किया? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन साथ में मेरा मानना है एनर्जी का कंट्रोल करना, ईरान का और जो मिसाइल प्रोग्राम था जो बढ़ता चला जा रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो शायद वो जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, कहा है कि शायद वो मानने वाले थे, लेकिन उनका जो मिसाइल प्रोग्राम था जो यूएस को थ्रेटन कर रहा था, और जो टाइमिंग है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि डाइवर्ट करने के लिए टाइमिंग ये वाला चुना गया, लेकिन हम देख रहे हैं महीने भर से उन्होंने अपनी वहां पे वॉरशिप्स वगैरह तैनात करनी शुरू कर दी थी और काफी धमकियां दे रहे थे और लग रहा था कि शायद अटैक होगा, लेकिन ईरान का बिल्कुल ये ईरान हमें वी शुड हैव एक्सपेक्टेड, इट वाज एक्सपेक्टेड कि ईरान चुप करके नहीं बैठेगा और रिटेलिएट करेगा और फुल फोर्स रिटेलिएट करेगा, जो उन्होंने किया। मंजू सेठ जी ने ये तमाम बातें बताई। मैं आना चाहता हूं सोढ़ी साहब के पास में, और सोढ़ी साहब आपसे समझना चाहता हूं, एक दौर था जब इराक एक बड़ी ताकत के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता था सद्दाम हुसैन के समय पे। उस समय पर भी अमेरिका ने हमला किया था तो 2-4 स्कड मिसाइल ही भेज पाया था कुवैत के पास में सद्दाम हुसैन का दमखम। भाई ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से इतने सारे देशों पर एक साथ हमला कर दे रहा है, ये आपको कितना चौंका रहा है? और ये हमले कुछ दिनों के लिए हैं, कुछ सप्ताह के लिए है, या आपको लगता है नहीं ईरान में काफी दम है, ये लड़ाई कुछ दिन कुछ सप्ताह की नहीं, महीनों या साल तक भी चल सकती है? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम आईएनएच न्यूज को, मेरे को पैनलिस्ट को, सारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमांशु जी, जहां तक बात है ईरान की, जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जब कट्टरवादी लोग सत्ता में आए, तब से ईरान को पता था कि ऐसा एक दिन आएगा जब इजराइल और अमेरिका उस पर टूट पड़ेंगे, और उन्होंने पिछले 47 साल से इस दिन की पूरी तैयारी की थी। ईरान ने अपने पूरी सेना को, आईआरजीसी को 31 मोज़ैक यूनिट्स में बांटा है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 सूबों के लिए एक एक मोज़ैक यूनिट। सारी 31 मोज़ैक यूनिट को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एक्शन खुद लें, उन्हें ऊपर से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि ईरान ने जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो नीचे इकाइयों को दे दी है। ईरान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है ये कितना सफल है, ये हमें पिछले साल ही इसकी झलक मिल गई थी, जब 12 दिन के इजराइल के युद्ध में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। वेस्टर्न मीडिया ने इन खबरों को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लोग इसके बारे में रिसर्च करते उन्हें पता था किस तरह से इजराइल में ईरान ने बहुत क्षति पहुंचाई, जिसकी वजह से नेतन्याहू को दौड़ के ट्रंप के पास जाना पड़ा, और फिर ट्रंप ने एक पाखंड सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया जिसमें ईरान का मच्छर भी नहीं मरा। इस साल 13 जनवरी सुबेरे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, क्योंकि प्लान के मुताबिक पहला जो हमला शुरू होना था वो 13 जनवरी रात को होना था, तो 13 जनवरी सुबेरे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति की, अमेरिका की जितनी इंटेलिजेंस चीफ्स हैं सब ने डोनाल्ड ट्रंप को के लिए बहुत घातक साबित होगा। उस दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी रात का जो अटैक था उसको तो स्थगित कर दिया, लेकिन फिर इजराइल ने और अमेरिका में जूश लॉबी ने इतना दबाव डाला, ऊपर से जैसे आपने सही आंकलन किया
कि एप्स्टीन फाइल्स का भी चक्कर सार्वजनिक हो गया। तो इन पूरे दबाव के नीचे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पे हमला करना पड़ा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले स्ट्राइक तक ही सीमित रखा होता कि खामेनी मर गया है और उसके आगे कुछ नहीं करते, तो शायद ईरान थोड़े ये बम वम फेंक के ये बात खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इस वक्त 10 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, 10 देशों के साथ एक ही साथ लड़ रहा है, शायद दुनिया के पूरे मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा कोई देश नहीं है जो 10 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, और वो एक ही देश है, वो है ईरान। तो अमेरिका ने भी कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े फ्रंट पे ईरान हमला करेगा, जवाबी हमला देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब 28 फरवरी सुबह 9:40 पे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जिनमें उनके सुप्रीम लीडर मारे गए, 1 घंटे के अंदर 10:40 पे ईरान ने जवाबी हमले देने शुरू कर दिए। जो मैंने मोज़ैक यूनिट्स का पॉइंट दिया था, वो यहां पे फिर लिंक होता है किस तरह से उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज अपने मिलिट्री पावर्स को किया हुआ है। तो ईरान तो कोई पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर ये जंग खत्म हो गई, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं थोड़ी साहब, जब ईरान इतनी तैयारी के साथ था, इतनी व्यवस्था के साथ था, तो इतनी आसानी से अपने सुप्रीम लीडर को उसने मरने कैसे दिया? ये तो ऐसा हुआ जैसे गार्डन में घूमने के लिए नेतन्याहू और ट्रंप निकले और खामने को निपटा के ब्रेकफास्ट पे चले गए। इतना सरल मामला कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, अमेरिका और इजराइल ने ईरान का बेवकूफ खींचा। हालांकि उन्होंने मिडल ईस्ट में जंगी बेड़े, लड़ाकू विमानों की तैनाती की, लेकिन साथ साथ ईरान के साथ अमेरिका की बातें भी होती रही। जैसे ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि एक डील जो अमेरिका और ईरान के बीच में डील किसी वक्त भी साइन हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य था खामेनी को मारना, क्योंकि इजराइल का भी लक्ष्य ये था, डोनाल्ड ट्रंप का भी ये था। तो इन्होंने ईरान को बेवकूफ बनाया, झांसा दिया कि हम ये डील करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि ईरान अच्छा देश है, खामेनी एक अच्छे नेता है, लेकिन उनकी मंशा और मानसिकता थी खामेनी को मारना, और ईरान ये रीडिंग कर नहीं पाया। और इसीलिए जब 9:40 पे 9:30 बजे वहां मीटिंग शुरू हुई ईरान की टॉप लीडरशिप की, 10 मिनट बाद वहां पे बम गिराए और ये सारे मर गए। ये जो हुआ ईरान में, ये पूरी दुनिया के देशों के लिए एक सबक और सीख है। जिस देश के साथ दुश्मनी है, अगर कोई देश सोचेगा कि वो उसके साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। देखिए अमेरिका ने कैसे ईरान का बेवकूफ खींचा और उसकी टॉप लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर दिया। अच्छा, एक बात और आपसे समझना चाहता हूं, ये अमेरिका के जो विमान हवा में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आज हमें टीवी स्क्रीनों पर, बतौर सैन्य विशेषज्ञ आपको भी एतबार है कि ये कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती का नतीजा है, या आपका आकलन कहता है कि ईरान ने धुआं उड़ा दिया अमेरिका के विमानों का? डॉक्टर साहब, ये जो अमेरिका के 3 F-15 विमान उड़े हैं, गिरे हैं, इसके पीछे चीन का पूरा हाथ है। चीन ने कुवैत की एयर डिफेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरी तरह जैम कर दिया, जिसकी वजह से कुवैती एयर डिफेंस को पता नहीं चला कि ये जो हवाई जहाज हैं ये अपने या दुश्मन के हैं। और इस फॉग ऑफ वॉर के नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो गया था, उन्होंने अपने ही साथी देश के जहाज गिरा दिए। ऐसी चीज 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब सुबेरे 6:30 बजे हमास ने इजराइल पे हमला बोला, तो 20 मिनट के लिए 6:30 से 6:50 तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चीन ने जैम कर दिया था। 20 मिनट तक इजरायली सेना को पता नहीं चला कि उनके देश में क्या हो रहा है। अब कोई मिलिट्री कमांडर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था, और उस 20 मिनट के अंदर हमास के लोग 15 मील अंदर पहुंच गए। उसके बाद जो उन्होंने वहां पे आतंक किया, हम सारे जानते हैं। तो ये एक सिंपल फ्रेंडली फायर नहीं था, ये चीन ने कुवैती एयर डिफेंस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दिया। तो आप ये बताने जा रहे हैं कि ईरान के साथ चीन ने हाथ मिला लिया है? डेफिनेटली ईरान को पूरी तरह से चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया समर्थन कर रहे हैं। सैनिक तौर पे नहीं कर रहे हैं, अपने सैनिक नहीं भेज रहे हैं, लेकिन पीठ के पीछे पूरा समर्थन कर रहे हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस से, साइबर वॉरफेयर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर से, असला से, बारूद से, और भी कोई लॉजिस्टिक चीज जो ईरान को चाहिए, ये तीनों देश उसे पूरी तरह दे रहे हैं। ये वही अब सीन हो रहा है जैसे 4 साल से लगातार अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे, अब ये तीनों देश ईरान का समर्थन कर।
एक सवाल और लूंगा, फिर ब्रह्मदीप जी के पास आऊंगा। इस युद्ध की अवधि क्या देख पा रहे हैं आप? कुछ घंटों का खेल बचा है या अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अभी 15 मिनट पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ की प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ये युद्ध हम 2003 के इराक के युद्ध की तरह लंबा नहीं खींचेंगे, ये एंडलेस वॉर नहीं होगी। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि पिछले साल के जून की तरह इस बार भी अमेरिका और इजराइल को भी ब्लिंक करना पड़ेगा। फर्स्ट ब्लिंक जो अंग्रेजी में टर्म होता है, they will have to blink first। आपने तो ऐसा बताया कि जैसे रिमोट है, जब ट्रंप चाहेंगे बटन दबा देंगे, युद्ध रुक जाएगा। ईरान उस रिमोट के आधार पर व्यवहार करेगा। इतना आज्ञाकारी बच्चा है ईरान कि अमेरिका के मिलिट्री हेड ने बोल दिया कि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वो तो पुतिन भी नहीं खींचना चाहते थे यूक्रेन के संदर्भ में, पर हम देख रहे हैं 4 साल होने आ गए। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे को तो लगता है कि ईरान भी ज्यादा इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहेगा, क्योंकि ईरान ने भी पूरी दुनिया को जता दिया है कि उसने भी किस तरह से सैनिक पलटवार, किस तरह से सैनिक वार किए हैं। उसने 10 देशों पे किस तरह से हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है। अगर अमेरिका पहल करेगा बातचीत की, जो कि लग रहा है आज पीट हेगसेथ के प्रेस ब्रीफिंग के बाद, ईरान भी उसमें तैयार हो जाएगा। ईरान भी उसमें तैयार हो जाएगा, ऐसा सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर सोडी साहब का मानना है। पर क्या ब्रह्मदीप अलूने जी सहमत हैं? जिस प्रकार की इस्लामिक सोच के संदर्भ में दुनिया में चर्चा रहती है, एक राजनेता नहीं मारा गया है, एक धार्मिक नेता जो राजनीतिक शक्ति भी था वो मारा गया है। एक ऐसा शख्स मारा गया है जिसकी खबर टीवी पर पढ़ते हुए एंकर भी फूट फूट कर रो रहे थे। क्या उनकी मौत को, जिन्हें उनके चाहने वाले शहादत के रूप में बता रहे हैं, इतनी आसानी से भुला देंगे? इधर अमेरिका ने कहा चलिए शेक हैंड करते हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ हम इंतजार में थे। या अलूने साहब मानते हैं कि सोडी साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे चीन भी है, रूस भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, तो फिर ईरान कहेगा कि जब इतने लोग पीछे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं? क्या कहते हैं अलूने साहब? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद मुझे इस जबरदस्त चर्चा से जोड़ने के लिए। दरअसल खामनेई 88 है, 88 है। जो धार्मिक काउंसिल के जो सदस्य चुने जाते हैं, उनको जनता चुनने से पहले यह देखा जाता है कि वो कितने कट्टरपंथी है। मतलब खामनेई ने 36 सालों के अपने कार्यकाल में ऐसे 88 खामनेई और तैयार किए हैं, जिनका पूरे संवैधानिक तरीके से सेना पर, रिवोल्यूशनरी गार्ड पर, न्यायालय पर पूरी तरीके से कब्जा है। अब जब जनता को चुने हुए 88 खामनेई जिंदा हैं, तो वो जब तक जिंदा है, जब या तो आप संवैधानिक, आप खामनेई को आपने मार डाला। देखिए, हो सकता है अमेरिका और इजराइल को लगता हो कि उन्होंने एक खामनेई को मारा तो उसके साथ ही सर्वोच्च कमांडर के मारे जाने के बाद नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? बाकायदा दुश्मनी का एक झंडा फहराया गया और उसके बाद कई देशों पर लगातार हमले कर दिए गए। मतलब स्पष्ट है कि कट्टरपंथियों की एक अच्छी खासी फौज तैयार की गई है, जो जनता के द्वारा चुनी गई है। वो जो फौज, जो वो पूरा निकाय है, जो काउंसिल है, वो इस युद्ध को लड़ेगी। और मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि दो विरोधाभास हैं। एक तरफ आपने बताया कि 88 खामनेई जिंदा हैं, हालांकि उसका नेतृत्व अभी अयातुल्ला अली रजा अराफी कर रहे हैं, जो काउंसिल की ओर से 30 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल हुए हैं। पर दूसरी तरफ आप टीवी चैनल पर खबरें देखते होंगे, एक रोने वाली खबर है खामनेई के मरने पर, दूसरी तरफ जश्न मनाते हुए लोग हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुक्ति का आनंद मना रहे हैं। कितनी सच्चाई देखते हैं इस खबर में? कुछ हमारे पास मिलती है कि 79 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उससे पहले ईरान कितना खुशहाल देश था, कितना खुला देश था। तो क्या वो पहलवी शासन के रजा पहलवी के वापसी की संभावना, ईरान में कुछ कालीन वालीन बिछने की संभावना, क्या देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि शिया जो हैं, शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु मारे गए हैं जी। और खामनेई ने अपनी जिंदगी के दौरान शियाओं का बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन किया। बेशक जश्न मनाती तस्वीरें आपको फ्रांस में भी लग रही है,
जी। एक महिला ने तो जो ईरान में सोच नहीं सकते, सिगरेट पीते हुए एक फोटो वायरल हुई थी और उसके बाद अभी भी वो जश्न मना रही होगा। हो सकता है कुर्दिस्तान के इलाकों में जो है वो जश्न मनाए जा रहे होंगे, कुछ सुन्नी रहते वो भी जश्न मना रहे होंगे, लेकिन शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु मारे गए हैं और उनके प्रति इस प्रकार का पागलपन है जो लेबनान की 45% आबादी में देखने को मिलेगा, जो यमन की बहुसंख्यक आबादी में देखने को मिलेगा आपको, वो जो पागलपन है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। और यह भी इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खामनेई ने सुन्नियों की आबादी 85%, 15% शिया, लेकिन उसके बावजूद इस्लामिक दुनिया की सरबराही करने का जिसने मादा दिखाया था, जिसने अमेरिकी विरोध को तकरीबन 4 दशक तक खड़ा रहने का मादा दिखाया, जो इजराइल के सामने खड़ा रहा, जिसने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इतने जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई, इतने हथियार बनाए और वो ताकतवर बना रहा, तो ऐसा शख्स न केवल धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है लेकिन शियाओं के लिए राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण रहा है। और हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि हमास में शिया नहीं है, हमास में सुन्नी है, लेकिन उनको चाहने वाले हैं। तो जो खामने का जो पूरा ओरा था या जो उनका पूरा कार्यकाल था, उन्होंने मध्य पूर्व में वो केंद्र बिंदु बने थे, इसलिए भी क्योंकि ईरान जो है वो तेल की दृष्टि से आप मत देखिए, ईरान जो है वो रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर दाद देना पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक सोच की या उनकी व्यूह रचना की, कि उन्होंने सुन्नी देशों को कितना खूबसूरत तरीके से मिलाया और ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह जो आप खामने की हत्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें इजराइल और अमेरिका नहीं, इसमें आप पाकिस्तान को भी जोड़िए, क्योंकि आसिम मुनीर को शेर कह देना, फिर शहबाज शरीफ की पीठ थपथपा देना, उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक गठबंधन करवा देना, तो ये सब जो ये चाल थी, इसमें पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से ट्रंप ने उसका उपयोग किया और एक परमाणु शक्ति जो कि इस्लामिक सुरक्षा की बात किया करता था, वो अभी तक खामोश है। कुल मिलाकर तमाम उसके बावजूद यह तो मानना पड़ेगा कि ईरान में लंबे समय तक खामनेई ने अपने प्रभाव को कायम रखा, प्रतिबंधों का सामना किया, शिया दुनिया में अपनी सरबराही बनाए रखी और अमेरिका को किसी ने आईना दिखाया, वो खामनेई था, वो खामनेई था। लेकिन मैं आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, ये समय जश्न का है या मातम का है? एक धार्मिक नेता की हत्या हो गई, एक दुर्दांत आतंकियों का पालनहार इस दुनिया से विदा हो गया, फना हो गया। ट्रंप को मसीहा के तौर पर देखें या डोनाल्ड ट्रंप को शैतान के तौर पर देखें, उस खामनेई की सराहना करें जो हिजबुल्लाह को पाल रहा था, उस खामनेई की सराहना करें जो हमास का पालनहार था, उस खामनेई की सराहना करें जो कई हजार या लाखों महिलाओं को उत्पीड़न का कारक बताया जाता था, या उस खामनेई की सराहना करें जिसने शिया आबादी को उसका गौरव का बोध कराया था, जिसने इजराइल के शैतानी पंजों को, जो पूरे मध्य पूर्व एशिया की भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए मानो आतुर हो, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। किस रूप में देखते हैं आप बतौर पत्रकार खामनेई के पतन को? जी शुक्रिया हिमांशु जी। देखिए इतिहास तो इस रूप में ही देखेगा, जो विजेता होगा उसके ही नजरिए से देखेगा, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि यूएन की अहमियत नहीं रखना, किसी देश की संप्रभुता को बिल्कुल महत्व नहीं देना, वेनेजुएला उदाहरण है। और फिर अब भी जबकि बातचीत चल रही थी, और अगर रूस के पुतिन की बात माने तो अमेरिका विड्रॉ किया उस बैठक से, ईरान सहमत होने वाला था, फिर भी एक युद्ध जो है बनाया गया, थोपा गया। दूसरी तरफ यह है कि दुनिया में एक इजराइल ही ऐसा देश है जिसके लिए अमेरिका मानो सब कुछ छोड़ करके लड़ने को तैयार बैठा है। इसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं मिलता जिसके लिए इतनी इस हद तक अमेरिका लड़ाई, या अमेरिका एक देश के तौर पर जो भी दिखाई देता हो, पर कुल मिलाकर उस देश पर वास्तविक कब्जा यहूदी आबादी का है, जिसके पास बड़ा पैसा है, और पैसे का ही सबसे बड़ा जोर इस कलयुग में है। इसके चलते अमेरिका और इजराइल को अलग देखना नासमझी होगी। कुल मिलाकर इजराइल एक देश के तौर पर दिखता हो,
पर अमेरिका में हुकूमत भी जो है वस्तुतः इजराइल में रहने वाले मतलब यहूदी मतावलंबियों की है। जी, ये एक एंगल है, निश्चित रूप से इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका आर्थिक कारण ज्यादा है। देखिए, वेनेजुएला भी उदाहरण बना था तेल पर कब्जा करने का। इससे पहले गल्फ में जो लड़ाइयां हुई वो भी तेल के कारण हुई। और अभी भी ईरान जो है, आप समझिए कि वो जो हरमुज है, जो बाधा होने से जहां से जो तेल की के क्षेत्र में 90% तेल उसी रूट से आता है पूरे एशिया में। चाइना में 38% आता है, हमारे 15% आता है, कुल हमने जोड़ा 90% वहां से आता है। तो इस पर अगर अमेरिका का वर्चस्व हो जाए तो जो चुनौती चाइना इकोनॉमिक क्षेत्र में अमेरिका को दे रहा है उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास ये हथकंडे, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी हथकंडे ही बचते हैं। तो यहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सेंस है, जो उसकी जो आत्मा है, वो यही इन्हीं साम्राज्यवादी मंसूबों में आकर के बसती है। उसमें जो दूसरों के डिफरेंसेस हैं उसका फायदा कैसे उठाए, इजराइल को साथ लेके, इसमें एक और इंटरेस्टिंग तरीका है इस युद्ध को देखने का, वह है एप्स्टीन वर्ल्ड एंड नॉन एप्स्टीन वर्ल्ड। जी, ये भी तरीका है। आज वो सारे लोग जो एप्स्टीन वर्ल्ड से किसी न किसी तरह से कनेक्ट रहे हैं वो युद्ध के साथ हैं, माने इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। और जो इसके अपोज में, इवन मैं पाकिस्तान का भी नाम लूंगा, शहबाज शरीफ एप्स्टीन में नहीं है, कहीं हो भी नहीं सकते, हाल के उपरान है। तो वो अमेरिका के से नाराजगी का जोखिम उठा करके ईरान में मौत का मातम मना रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। ये हिम्मत दूसरे हुक्मरान में नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान दिखा रहा है। तो ये एप्स्टीन और नॉन एप्स्टीन के नजरिए से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम पावरफुल कंट्री होते हुए, कम छोटा देश होते हुए भी, पावरफुल तो है, छोटा देश होते हुए भी इजराइल ने एप्स्टीन वर्ल्ड में जबरदस्त दबदबा रखा है। और इवन शहबाज शरीफ की सराहना करते हुए जो भारत के संदर्भ में टिप्पणी करने जा रहे हैं, प्रेम कुमार जी कर ही दीजिए, जो भी आपके मन में है, संकोच क्यों रह जाए। देखिए, ये तो अपने आप स्पष्ट बिना बोले हुए आपके मन में ख्याल आ गए, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया है, इसका मतलब मैंने बोल दिया इसका मतलब मैंने बोल दिया, ये कहना है। देखिए, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस एक युद्ध की जो पटकथा लिख दी, जिसकी तरह ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे को ध्यान दिला रहे थे, कि अभी तक इतिहास पढ़ते थे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लामिक स्टेट्स, एक लंबा युद्ध है, क्रूसेड युद्ध के संदर्भ में बात होती है। पूरा दौर बदल गया। जो सदियों से एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन के तौर पर देखे जा रहे थे, अपने ही बीच से एक व्यक्ति के लिए दोस्त में तब्दील हो गए। इस बड़ी तब्दीली की ओर आपका ध्यान जाता है। इस्लाम में बड़ी आबादी, बड़ी तादाद सुन्नी मतावलंबियों की है, और सुन्नी मतावलंबियों की बड़ी आबादी वाले तमाम देश एक क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़कर एक अन्य इस्लामिक मतावलंबी के खिलाफ खड़े हो गए। इसके संदर्भ में आपका कहना क्या है? देखिए, ऐसा इतिहास में पहले भी होता रहा है। जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, वही खिलाफत मूवमेंट का ही उदाहरण ले लीजिए जी, तब भी दुनिया के मुसलमान उसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे। और अब के दौर में तो हम ये देख रहे हैं कि खाड़ी का जब भी युद्ध रहा, जब इजराइल की बात आती है तो कम से कम एक क्रिश्चियनिटी वाला जो फोर्स है वो इजराइल के साथ मिलकर के वर्सेस मुसलमान बनाता है। तो इसके बावजूद शिया सुन्नी का जो लड़ाई है वो बनी रही है, कभी 100% एकजुट नहीं हुई, आज भी 100% एकजुट नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि ईरान जो अटैक कर रहा है 8 कंट्रीज पर, जो कर चुका है, वो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। फिर भी जनता का जो समर्थन है, चाहे उन्हीं 8 देशों में जहां ईरान का हमला हुआ है, वहां की जनता का समर्थन ईरान की सरकार का समर्थन नहीं है। ये डिफरेंस दिख रहा है।
पर हिंदुस्तान में भी दिख रहा है। हिंदुस्तान में पब्लिक से किसी से आप बात कीजिए, चाहे हिंदू हो, नॉन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का है अमेरिका की दादागिरी के अगेंस्ट में बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन अलग अगेंस्ट में दिखेंगे, प्रेम कुमार जी का कहना है। पर इस युद्ध के संदर्भ में आने वाली भयावहता को लेके थोड़ी साहब कोई आपका नजरिया है? कई लोग इसे मिनी विश्व युद्ध करार दे रहे हैं, पर अंतर यह है कि एक तरफ अकेला देश प्रत्यक्ष तौर पर है, आप अघोषित, आप प्रत्यक्ष समर्थन की बात भले ही करें, पर अभी तक ना तो नॉर्थ कोरिया आया है, ना रशिया आया है, ना चाइना आया है। पर दूसरी तरफ तकरीबन 10-11 देश तो इकट्ठे दिखाई दे ही रहे हैं। तो जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसकी रोकथाम के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग किया गया था, एटम बम गिराया गया था। क्या जिस तरीके से तमाम नुकसान से बेपरवाह होते हुए जहां चाह रहा है वहां ईरान बम गिरा रहा है, तो भविष्य में ऐसी किसी भयावहता को लेकर आपको कोई अंदेशा है? क्या एक बार फिर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पैदा होती है? क्योंकि ईरान तो जहां चाह रहा है वहां बम गिराने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर हिमांशु जी, अगर आपने ये प्रश्न 1 साल पहले पूछा होता जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, तो मैं जवाब देता कि अमेरिका कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका परमाणु हथियार का इस्तेमाल कभी भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने कहर मचा के रखा है मिडल ईस्ट के देशों में, ये वही मिडल ईस्ट के देश हैं जिन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, सुरक्षा छतरी के लिए। तभी वहां पे इतने बड़े बड़े निवेश हुए। पाम जुमेरा, जो कि दुनिया का जगह माना जाती, जहां दुनिया के हर अमीर आदमी का वहां पे घर है, उसको नहीं ईरान ने छोड़ा। तो जिस तरह से ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में कोई ऐसा टारगेट नहीं है जहां उसका मन आ रहा है वो वहां पे अटैक कर रहा है। तो अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, अगर इजराइल और अमेरिका जल्दी युद्ध खत्म करने के लिए नहीं हामी भरते हैं, क्योंकि पहली हामी उनसे ही आनी है, अगर हामी नहीं भरते और ये कहर मचता रहता है, तो परमाणु हथियार का भी डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो हरकत की है जो कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं की है। दुनिया ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं कर सकता। लेकिन पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो कार्रवाई की है जो कि आदमी कभी सोचता भी नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कर सकता है। तो यस, डेफिनेटली मेरे आंकलन में अगर सिचुएशन और बद से बदतर होती है और अमेरिका को सफलता नहीं मिलती है, अमेरिका जल्द युद्ध को खत्म नहीं करने की हामी भरता है, तो डेफिनेटली आखिरी रिजॉर्ट पे, आखिरी चारे पे अमेरिका ईरान पे परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इस आशंका से इंकार नहीं करते थोड़ी देर। एक बात और जो आपसे समझने की है, ईरान के पास हथियारों की उपलब्धता की क्या स्थिति है? क्या ऐसी लड़ाई के बीच, ऐसे घनघोर वातावरण के बीच अन्य देशों से रसद आपूर्ति की कोई संभावना है, या जो आपके पास है आपको उससे लड़ना पड़ेगा? तो कितने दिन का असला है, कितने दिन का बारूद है, कितनी मिसाइलें हैं, इस संदर्भ में कोई आकलन आपके पास थोड़ी साहब? देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है वो बहुत सफल है, जिसकी झलक हमें पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में मिल गई थी। और क्योंकि उसने इतनी क्षति पहुंचाई थी इजराइल में कि अमेरिका की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी इंटरसेप्टर्स की वो बहुत कम थी, और फाइनली अमेरिका और इजराइल को युद्ध खत्म करने के लिए पहल करनी पड़ी। ईरान का जो ड्रोन्स हैं, चाहे मुजाहिद ड्रोन है, चाहे शाहिद 136 ड्रोन है, ये दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोनों में से माने जाते हैं, और रूस ने इसका बेशुमार इस्तेमाल किया है यूक्रेन युद्ध में। तो जहां तक सैनिक ताकत है, मान लिया कि ईरान के पास वो आधुनिक सेना नहीं है जैसे इजराइल और अमेरिका के पास है, लेकिन उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, उसके ड्रोन्स बहुत सक्षम है, सार्थक है, जिसका हम नमूना पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं किस तरह से वो मिडल ईस्ट के 10 देशों में वो कहर मचा रहा है। तो डेफिनेटली ईरान में भी बहुत सैनिक ताकत है। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, जहां तक ये बात है रेजीम चेंज की, अगर हम सिंपल सैनिक गणित से भी बात करें तो रेजीम चेंज अमेरिका करवा ही नहीं सकता है। ईरान के पास 10 लाख सैनिक है, 6 लाख रेगुलर सैनिक, 3.5 पौने 4 लाख रिजर्व, टोटल 10 लाख के करीब। अमेरिका के पास 9.5 लाख सैनिक है, इजराइल के पास 2 लाख सैनिक है। सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशो 3:1 होना चाहिए।
तो ईरान की 10 लाख की सेना के लिए कम से कम 30 लाख सैनिक चाहिए अमेरिका और इजराइल को कब्जा करने के लिए। आप एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, पर इराक के संदर्भ में तो हमने देखा जॉर्ज बुश सफल हुए थे सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में। उन्होंने अपने सैनिक उतारे थे, केवल हवाई जहाजों के भरोसे नहीं रहे थे, उन्होंने तो बाकायदा पूरी फोर्स उतारी थी और उस फोर्स ने सत्ता परिवर्तन करा के दिखाया था। इत्तेफाक नहीं रखते आप उससे? डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपके शो पे आने पे, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं बड़े रिसर्च के बाद होते हैं। डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है कि 1991 गल्फ वॉर में अमेरिका को सफलता मिली, 2003 में सफलता मिली, लेकिन तब अमेरिका ने एक मल्टी कोलिशन फोर्स का गठन किया था। 91 वॉर में 42 देशों की सेनाएं वहां पे उतर गई थी। यहां पे तो सिर्फ 2 ही सेनाएं उतरी हैं और वो भी उन्होंने सैनिक नहीं भेजे हैं। अगर हम 2003 का गल्फ वॉर इराक वॉर देखें, 1991 का गल्फ वॉर देखें, वहां पे अमेरिकी सैनिक जमीन पे उतरे थे और 42 देशों के मैं उसी संदर्भ में रेखांकित कर रहा हूं। आपने जो बात कही 1:3 का रेशो, मतलब 10 लाख हैं तो 30 लाख सैनिक उतरने चाहिए। पर जिस समय पर इराक पर हमला हुआ था जॉर्ज बुश जूनियर के समय पे, मैं उस समय को खास तौर पे कोट कर रहा हूं क्योंकि इराक में सत्ता की तब्दीली उसी युद्ध के दौरान आई थी, तब इतनी बड़ी संख्या में तो फोर्सेस नहीं उतरी थी। इराक के उस समय के रक्षा मंत्री बोल रहे थे इधर आ जाओ फिर बताते, इधर आ जाओ फिर बताते, और पता था बगदाद की गलियों में भी अमेरिका के टैंक घुस गए और कुछ पता नहीं चला, और बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ भी लिया गया। तो आपसे समझना चाहता हूं, इनको अतीत में देखा है हमने, वेनेजुएला में भी सत्ता परिवर्तन कितने आसानी से कराया जा सकता है यह भी देखा है। तो क्या ईरान के संदर्भ में जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि वहां के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वहां के लोग खामनेई के शासन से त्रस्त हो चुके हैं, आधी आबादी महिलाओं की कही जाती है, वो आधी आबादी उत्पीड़न के दौर से गुजर रही थी, तो क्या ऐसे हालातों के दावों के बीच सत्ता परिवर्तन की संभावना से इंकार किया जा सकता है? क्या ईरान के शाह, भाई हर जगह पर राजशाही के प्रति कोई ना कोई आकर्षण, कुछ ना कुछ समर्थन रहता है, एक लंबे समय तक पहलवी शासन रहा है ईरान में, और वहां के शाह जो निर्वासित हैं उम्मीद के साथ में शायद उन्हें फिर मौका मिल जाएगा, उनके पिता को हटाया गया था पर वो शायद सत्ता पालेंगे। इन सब के बीच में क्या देखते हैं आप? डॉक्टर साहब 91 के इराक युद्ध में, 2003 के इराक युद्ध में इराक के पास कोई नाम की कोई वायुसेना नहीं थी। उसके सैनिकों की तादाद तो डेफिनेटली कम थी, लेकिन उसकी सेना ने तैयारी नहीं की थी अमेरिका जैसी सेना का सामना करने के लिए। तभी 1991 की जो गल्फ वॉर थी, 36 दिनों के अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई, इराकी सेना को ध्वस्त किया गया और फिर वहां पे ग्राउंड ट्रूप्स आए। लेकिन इराक और ईरान में बहुत फर्क है, ईरान और वेनेजुएला में बहुत फर्क है। ईरान ने पिछले 47 साल से इस दिन की पूरी तैयारी की है। ईरान में सालों से यह प्रथा चलती आ रही कि जितनी इंपॉर्टेंट ओहदे या अपॉइंटमेंट है उनका 5 डाउन तक सक्सेशन प्लान तैयार है। और इसका हमने एक ग्रेट एग्जांपल देखा जब 9:40 पे 28 फरवरी को उसके सुप्रीम कमांडर मारा गया, 1 घंटे के अंदर उन्होंने पलटवार किया। तो इराक, वेनेजुएला और ईरान की तुलना हम नहीं कर सकते क्योंकि ईरान की सेना में बहुत ताकत है, जिसके बारे में थोड़ा समय पहले भी बताया। तो सोडी साहब ऐसी संभावना से इंकार कर रहे हैं। और उन्हें सब जानना यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की स्वतंत्र सत्ता के खत्म होने का समय आ गया है? लगभग तमाम देश अमेरिका के कदमों में नतमस्तक दिखाई देते हैं, और ईरान को खत्म करने के लिए सऊदी अरब भी जिस तरीके से इजराइल के साथ भी हाथ मिला लिया है, जो उसका परंपरागत दुश्मन हुआ करता था। क्या माने कि जैसे हम 18वीं 17वीं या 16वीं सदी में यूरोप के उपनिवेश पढ़ा करते थे, 21वीं सदी में हमारे बच्चे अमेरिका के उपनिवेश के तौर पर मिडिल ईस्ट को पढ़ा करेंगे। आ गया समय, अब तथाकथित तौर पर ये देश रहेंगे पर राज पूरी तरीके से अमेरिका का रहेगा। देखिए कुछ चीजें हैं हिमांशु जी जो ईरान और मध्य पूर्व में एक फर्क डालती है जी। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। जो इराक में सद्दाम हुसैन थे वो अल्पसंख्यक थे जी, और वहां पर शिया जो बहुसंख्यक थे। जैसे आप समझ लीजिए सीरिया में
जी। तो यही कारण है कि ईरान में उस दौर में इराक में सद्दाम हुसैन का विरोध बहुत ज्यादा था। जी। अब यदि आप ईरान को लेंगे तो ईरान में 95% बहुसंख्यक जनता है। जी। तो यह एक जटिलता है जो ईरान को दूसरों से अलग करती है। लेकिन आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और इस पर विचार भी करना चाहिए। देखिए, ईरान तमाम शक्तिशाली होते हुए भी एक बात में फर्क नहीं कर पाया कि वह जो है वो प्रतिकार में इतना अंधा था, प्रतिरोध में इतना अंधा था कि उसने अपनी खुशहाली को नहीं ढूंढा। उसने हिजबुल्लाह को पैसा देना पसंद किया, उसने हमास को पैसा देना पसंद किया, उसने लाखों अरबों डॉलर जो है वो हुतियों को देना पसंद किया, लेकिन वो अपने देश के लोगों का, युवाओं के लिए रोजगार ढूंढ नहीं पाया। वो अपने महिलाओं को, शांत महिलाओं के लिए खुशियां नहीं ढूंढ पाया। और यही वो एक कमी थी। इतर आप मध्य पूर्व के अन्य देशों को देखें तो वो इस बात को समझ गए। सऊदी अरब की बात कर ले, सऊदी अरब इस बात को भली भांति जानता है कि वह तेल के बूते ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने क्या किया कि उसने अन्य चीजों को देखना शुरू किया, मतलब महिलाओं को अधिकार देना शुरू किए। तो उपनिवेश, बेशक ये लोग जो है वो अमेरिका की जो है वो अमेरिका पर निर्भर तो हैं, अमेरिका के सैन्य संसाधन तो बने हुए हैं, मतलब ये नौ उपनिवेश कह सकते हैं आप अमेरिका। इसके बावजूद भी उन्होंने बीच का रास्ता दिखाकर, का रास्ता है या अमेरिका जैसा उन्हें गाइड करता है, अमेरिका जैसा उन्हें नियंत्रित करता है, अमेरिका जैसे उन्हें संचालित करता है, उस पर चलने के लिए वो ये विवश हो चुके हैं। कहने को ये स्वतंत्र देश हैं, पर दरअसल इनके यहां पर सत्ता के संचालन के संदर्भ में, नीति संबंधी फैसले में कुल मिलाकर वही किया जाता है जिससे अमेरिका के हित सुरक्षित होते हो। देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही शातिराना अंदाज में मध्य पूर्व के कुछ देश आगे भी देख रहे हैं। आप देखिएगा कि चीन के साथ जो संबंध गांठे गए हैं, आप रूस को अलग कर दे, क्योंकि रूस सिर्फ हथियार बेचता था, लेकिन चीन जिस प्रकार से हावी हो रहा है वहां पर, सऊदी अरब और चीन का रणनीतिक गठबंधन आप देख लीजिए, यूएई में भी चीन हावी है। तो जो ये मध्य पूर्व के कुछ देश है, जो ताकतवर देश है, खासकर गल्फ कोऑपरेशन के देश हैं, वो अमेरिका के सुनते तो हैं, उन्होंने सैन्य अड्डे तो बनाए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनकी राजसत्ता बनी रहे। किंग जो है वो मजबूत है, अबू धाबी के किंग भी मजबूत आपको दिखेंगे, बहरीन में भी मजबूत दिखेंगे, कतर में भी मजबूत दिखेंगे। मतलब उन्होंने, अरे अगर इतने मजबूत थे तो क्यों ईरान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं? क्यों ईरान के हमले की जद में ये सारे देश आ रहे हैं, जिसके पीछे चीन का समर्थन आप बताते हैं कि चीन का अप्रत्यक्ष सहयोग ईरान को है, और जो ईरान से अच्छे रिश्ते रख रहे हैं वो अरामको पे हमला हो गया। आज सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन दे रहे हैं ब्रह्मदीप जी, पर जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है उसमें ईरान ने हमला कर दिया। ये कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है? अब इसी आशंका में तो ईरान बर्बाद हो रहा है, ईरान विध्वंस हो रहा है। काश वो इस बात का ध्यान रखता कि इस्लामिक दुनिया से संबंध ठीक रखे, लेकिन यही आशंका थी। आप कल्पना कीजिए कि आज यदि परमाणु बम बना लिया होता ईरान ने, तो उसकी बैलेंस, जो प्रश्न पूछा था आपने, अमेरिका हमला करे नहीं करे, लेकिन इस समय में ईरान जरूर परमाणु हमला कर देता यदि उसके पास परमाणु बम होता। और यही जो चीज थी वो सुन्नी देशों को, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, इन सबको सोने नहीं दे रही थी, और यही कारण है कि वो बर्बाद होकर भी मुस्कुरा रहे होंगे। जो खलीफा बुर्ज पर हमला हुआ है उसको सहन कर लेंगे, लेकिन परमाणु हथियार बन जाते यदि, तो ये जरूर नष्ट हो जाते। और यही कारण है कि जो देश है ये अमेरिका के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, चलिए, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। हमारा क्या होगा? पिछली बार आपने भारत में कोई टिप्पणी की नहीं, भारत में रह रहे हैं, भारत के संदर्भ में इस युद्ध के प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस युद्ध में भारत की बहुत बड़ी भूमिका नहीं दिखती, लेकिन भारत एक तरह से उससे प्रभावित होने वाले देशों में बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा इस युद्ध का, ये दिखता है। ग्लोबल जो अलाइनमेंट है उसमें भारत अब स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और परंपरागत सोच को बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिसको मित्र कहते थे उसके साथ खड़े नहीं है,
नए मित्र उसकी आक्रामकता का या जो अनैतिक बातें हैं उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि समर्थन कर रहे हैं खुल करके। तो ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव का औचित्य अभी समझा जाना बाकी है या समझाया जाना बाकी है हमारी गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से, कि जिस पॉलिसी को हम आज तक लेकर चलते रहे उससे हम अलग कैसे हट रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी दुविधा है क्या भाई? हमारे पास में शक्ति संतुलन के लिए सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ विभाजित हो गया। अमेरिका को अगर आंख दिखा गई थी इंदिरा गांधी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सोवियत संघ का संबल था ना प्रेम कुमार जी। इस सच्चाई को नकार सकते हैं क्या? अब पाकिस्तान तो पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में है। चीन के साथ हमारे रिश्तों को लेकर पहले ही सवाल है। तो क्या आप इस बुद्धिमत्ता को सराहना नहीं चाहेंगे कि यह समय कोरी शेखी बघारने का नहीं है, जबरदस्ती में अपने बाजू फड़काने का नहीं है, शांति के साथ बैठने का, उस समय गुजरने का है? अगर कर रहे हैं तो आपको इसमें इतना ऐतराज क्यों है? देखिए, एक घटना पर रिएक्शन नहीं होता। देखना तो हमें यह होगा कि भाई चीन भी हमारे लिए बैलेंसिंग फैक्टर हुआ करता था, इसके बावजूद कि हमारे बॉर्डर पर हमारी प्रतिस्पर्धा रहती है। रूस, चाइना, इंडिया लगभग एक जैसे स्टैंड पर रहते थे अमेरिका के समांतर जी। अब जब रशिया नहीं रहा, सोवियत संघ नहीं रहा, तब भी रशिया के साथ हमारे संबंध ऐसे थे कि हम तेल उनसे रुपये में ले रहे थे, बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन रशिया को नाराज करना, इवन ईरान को भी, ईरान बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर था रहा इंडिया के लिए। जब जब जम्मू कश्मीर का मसला आया, कश्मीर का, इस्लामिक कंट्रीज को हमारे लिए नरम बनाने में ईरान की बड़ी भूमिका रही। तो हम ईरान से, तो आपकी अभिलाषा क्या है? वहां पर जो विमान उड़ रहे हैं, कुछ इस तरफ डाइवर्ट करवाना चाहते हैं क्या? अगर एक नाजुक समय में संयम का परिचय हमारे द्वारा दिया जा रहा है, कुछ समझदारी दिखाई जा रही है, तो प्रेम कुमार जी को यह समझदारी भा नहीं रही क्या? देखिए, आपकी तरह से अगर हम बोले, आप जो बोलना चाह रहे हैं, तो समझदारी दिखानी चाहिए थी तो कम से कम नेतन्याहू को भी फोन नहीं करते। ईरान पर चुप ही थे तो नेतन्याहू पर भी चुप रह जाते जी। समझदारी दिखाते, चुपचाप घर ही में बैठते। लेकिन आपने बदल दिया, रुख बदल दिया, समझदारी नहीं दिखाई जी। आपने अपना एटीट्यूड बदल दिया। और बहुत सारे आने वाले समय में दिखेंगे, अभी तो दिख रहा है कि जीत रहा है। क्या आप नहीं मानते हैं कि हम एक शांति प्रिय देश हैं, एक ऐसी सत्ता जो आतंकियों का पालन पोषण कर रही है? हम तो दुनिया को बताते हैं हम तो आतंकवाद विरोधी हैं, आतंकी पीड़ित हैं, हिंसा में हमारी आस्था नहीं है। ईरान के संदर्भ में स्पष्ट है कि भाई हजीबुल्लाह को वही पाल रहा है, हमास को वही पाल रहा है, हूतियों को पैसा वो दे रहा है, हथियार वो दे रहा है, महिलाओं पे उत्पीड़न वो कर रहा है। एक ऐसा देश जहां नारी को जो है पूजा जाता है, और एक ऐसा देश जहां पे नारी के संदर्भ में सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ऐसे में भारत ने अपना रुख बदल दिया, भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया, तो प्रेम कुमार जी को इतना ऐतराज क्यों हो गया? आप सराहना नहीं करोगे कि हमने गलत लोगों का साथ छोड़ दिया? देखिए, आतंकवाद को जन्म किसने दिया ये दुनिया में स्पष्ट है। ईरान पर आज हमें दिख रहा है, लेकिन ये दो गुट दुनिया में बने रहे। आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों में अमेरिका रहा या सोवियत संघ के भी आसपास आतंकवाद प्रफुल्लित हुआ, अपना अपना नजरिया होता है, और ईरान के भी इर्द गिर्द हुआ। तो आतंक आज चुके भाई वेनेजुएला से उठा ले रहे हैं बिना आतंकवादी एक्शन के, बिना बम गिराए हुए, तो वो आतंकवादी नहीं हुआ। भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है और पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, और फिर भी पाकिस्तान अगर तेहरान के साथ में सहानुभूति दिखला रहा है, तो वहां पर नजरिया देखिए उनका क्या है, उनको किस बात का अमेरिका का खौफ नहीं रहा कि क्या है कि वो ईरान के साथ हमदर्दी दिखा पा रहे हैं। और हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी हमने बना ली 10-12 सालों में कि हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमें केवल नेतन्याहू का समर्थन करना पड़ रहा है। प्रेम कुमार जी को उलझन है, ब्रह्मदीप जी कुछ सुलझा सकते हैं आप? वो पूछ रहे हैं भाई शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका का समर्थन भी पाते हैं, वो ईरान के संदर्भ में थोड़े बहुत आंसू भी बहा लेते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हिमांशु जी देखिए, ये जो दौर है ये नियंत्रण और संतुलन का है। आपने बिल्कुल सही कहा
कि जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनियंत्रित नेता के खिलाफत में खड़े होकर हम क्या हासिल कर लेंगे। बेहतर है कि हमने चुप्पी बनाए रखी और मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हमने उसके बाद ट्रंप को दौड़ कर आना पड़ा और ठीक ठाक हमारे संबंध हो गए। और दूसरी बात रही बात ईरान की, तो देखिए जो राष्ट्र अपने आप का विध्वंस करने के लिए तैयार हो, जो वार्ता कर ही नहीं रहा हो, तो उस राष्ट्र को आप समझा भी नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि हमको, जब हम भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का एकमात्र राष्ट्र था इजराइल जो भारत के साथ खड़ा था। ईरान जो है 1965 में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, 1971 में भी सेना को भेजने की पेशकश की थी। तो ऐसे समय में यदि आप इजराइल के साथ दिख भी जाएं तो मुझे लगता बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी ने उत्तर निकाल दिया, इतना बदल गया कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था, इसलिए अभी हमने फोन नेतन्याहू को किया। लेकिन कुल मिलाकर ये दौर बहुत खतरनाक है, इसमें नैतिकता, मानवता, मानव समाप्ति की स्थिति पे है। मंजू जी बोल रही थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आधुनिकता के इस दौर में, मानवीय सभ्यता के उन्नयन के इस दौर में हम पुरातन की इस व्यवस्था की ओर बढ़ चले जहां पर जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस उसके कब्जे में रहेगी। अमेरिका की इस दादागिरी के संदर्भ में क्या कोई मुल्क या कोई सामूहिक शक्ति कहीं रोक लगाएगी, ये सवाल है। क्योंकि कब अगला नंबर किस देश का होगा कह पाना मुश्किल है। कब किस देश की स्वतंत्र स्थिति अमेरिका फर्स्ट के लिए चुनौती के तौर पर ट्रंप बता दें और अपनी ताकत का प्रदर्शन उस देश पर करने लगे, कहना मुश्किल है। समय रहते इस संदर्भ में दुनिया को सोचना चाहिए। क्या दुनिया इस दिशा में सोचेगी? इसका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस नाजुक विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को होली पर्व की हार्दिक बधाई और मुझे दी इजाजत।